Hello dear students, welcome to the ultimate studying platform StuOn. Myself Avinash Karwar and I am here to teach you physics. I have done my BTech from IIT BHU in 2017. So let's begin our today's class. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, प्रोसीड करते हैं अपने क्लास को। और कल के क्लास में हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि क्वेश्चन है क्या, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 15 kg लीन्स अगेन अ स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एंगल थीटा 37 डिग्री। ठीक, 37 डिग्री यहाँ पे थीटा बना हुआ है और इससे जो है ये रॉड लीन है। ठीक, हॉरिजॉन्टल, द अदर एंड रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इस पे रेस्ट कर रहा है एक ये वाला एंड, और ये दूसरा एंड जो है वो वर्टिकल वॉल पे रेस्ट कर रहा है। कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट ऑन द रोड। तो नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा वो, और जो फ्लोर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा रॉड है या लैडर है वो इक्विलिब्रियम में है। एंड फॉर इक्विलिब्रियम, है ना, फॉर इक्विलिब्रियम वी नो that F net must be equal to 0 on any body which is in equilibrium, and in addition to this net torque भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क भी उसके ऊपर 0 होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग नेट फोर्स 0 करेंगे। नेट फोर्स 0 करेंगे तो ये बॉडी है हमारा, इस बॉडी को यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो वॉल है वो उसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से आएगा, और लेटेस्ट से कि ये N1 है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है ये उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और इसको हम लोग N2 नाम दे देते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो है डाउनवर्ड फोर्स mg नीचे की तरफ लग जाएगा। ठीक, और ये जो रॉड है ये किस तरफ मूव करने की टेंडेंसी में होगा, राइट साइड में। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो किस तरफ लग जाएगा, लेफ्ट साइड में लग जाएगा, है ना। इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स। अब नेट फोर्स को 0 कर देते हैं हम लोग। तो नेट फोर्स में एक तो हम लोग को दिख रहा है कि इधर N1 लग रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक इधर F लग रहा है ना। तो रिस्पेक्टिवली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, N1, है ना, दैट शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, और वर्टिकल डायरेक्शन में N2 मस्ट बी इक्वल टू mg। ठीक, वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो N2 की तो वैल्यू हमें पता चल गई कि नॉर्मल रिएक्शन जो फ्लोर एक्सर्ट करेगा वो mg के बराबर होना चाहिए अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है। तो N1 किसके बराबर एक्सर्ट कर रहा है, फ्रिक्शन के बराबर। ठीक, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे, इसी इक्वेशन से फाइंड करनी चाहिए हमें फ्रिक्शन की वैल्यू। बट प्रॉब्लम ये है कि फ्रिक्शन की वैल्यू हम म्यू इंटू एन नहीं रख सकते अभी, क्योंकि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे जाहिर सी बात है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होती है म्यू इंटू एन, है ना। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो हम लोग रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट मूव करने की टेंडेंसी में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस फ्रिक्शन फोर्स के लिए नेट टॉर्क बैलेंस करेंगे, है ना, नेट टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो नेट टॉर्क अगर बैलेंस करेंगे हम लोग, तो देखिए नेट टॉर्क के लिए हमें फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। तो मैं इस पॉइंट, लेटस से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए लिख देता हूँ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। ठीक, टॉर्क अबाउट अगर पॉइंट ए लिखेंगे तो क्या आएगा, नेट टॉर्क देखिए किसकी किसकी वजह से आएगा, एक तो ये mg की वजह से आएगा, है ना, एक इस N2 की वजह से आएगा, और एक फ्रिक्शन की वजह से आएगा, है ना। बट फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर है, N1 के बराबर है। तो N1 यानी कि ये फोर्स हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, अगर हम पॉइंट ए के अबाउट फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ए के अबाउट फाइंड करेंगे तो ये N1 जो है इसका टॉर्क तो 0 हो जाएगा, क्योंकि r क्रॉस N1 में पोजीशन वेक्टर r 0 हो जाएगा। तो N1 की वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी अगर टॉर्क अबाउट पॉइंट ए हम लोग लिखते हैं तो, है ना। इसकी वजह से फोर्स, फ्रिक्शन आएगा, N2 आएगा और mg आएगा, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल्स बहुत सारे हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग पॉइंट ए, है ना, हम किस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे, बी के पॉइंट अबाउट।
है ना, पॉइंट बी के अबाउट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, समझ में आया होगा आपको कि ए के अबाउट ना लिख के हम लोग बी के अबाउट लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन इनडायरेक्टली किसके इक्वल है, N1 के इक्वल है, और N1 फाइंड करना आसान है हमारे लिए। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट बी हम लोग लिख लेते हैं। देखो R क्रॉस F में एक तो पोजीशन वेक्टर R यानी कि L हो जाएगा इंटू N1, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, R1 इंटू N1 प्लस R2 इंटू mg एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो नेट टॉर्क दो ही फोर्सेस की वजह से आएगा, एक mg की वजह से और एक N1 की वजह से। क्लियर, F और N2 की वजह से जो है वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, दो फोर्स 0 हो जाएगा, दो फोर्स यहाँ पे हम लोगों ने दो फोर्सेस की वजह से 0 कर दिया। तो R1 इंटू N1, N1 कैसे है, ऐसे है ना। अब R1 क्रॉस, है ना, यहाँ पे क्या है, क्रॉस है, R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट है टॉर्क, तो R अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, L इंटू N1 फोर्स N1 है, ठीक, N1 साइन थीटा आएगा, तो हम क्या करेंगे कि N1 का जो R के ठीक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो कंपोनेंट ले लेंगे, क्योंकि टॉर्क में याद कीजिए क्या होता था, R इंटू F परपेंडिकुलर, है ना। जब हम लोगों ने टॉर्क के क्वेश्चन किए थे तो ये मैंने बताया था कि टॉर्क को R क्रॉस F से इनडायरेक्टली हम R इंटू F परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर यानी कि N1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू रॉड। अच्छा, ये एंगल 37 दिया हुआ है, तो ये एंगल 37 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, है ना। ये एंगल 37 दिया हुआ है थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, और ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, L इंटू, है ना, इंटू यहाँ पे N1 कॉस 53 डिग्री, N1 कॉस 53 डिग्री प्लस R2। अब देखिए mg के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो हाफ डिस्टेंस पे लग रहा है, इंटू mg का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द रॉड। परपेंडिकुलर टू द रॉड कौन सा आएगा, इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा, विच इज mg cos थीटा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, mg cos 53 डिग्री एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आ रही बात। अब यहाँ से n की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे कि n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg cos 53 डिग्री, इधर हम लोग पुट कर दे। अच्छा, cos 53 और cos 53 तो कैंसिल हो जाएगा, L और N भी कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, mg/2, है ना, mg/2, और ये N1 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, N1 की। तो अगर N1 की वैल्यू आ गई है तो दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन, है ना। और अब यहाँ पे बात आएगी, है ना, कि बैलेंस हमने कर दिया, इस तरफ लेके गए, तो बैलेंस होने का क्या मतलब है कि एक टॉर्क पॉजिटिव होगा तो दूसरा टॉर्क नेगेटिव होगा। अब टॉर्क का डायरेक्शन भी देख लेते हैं, जैसे N1 की अगर मैं बात करूंगा, है ना, N1 की बात करूंगा, तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऊपर की तरफ और N1 राइट साइड में, तो उसकी वजह से टॉर्क इनसाइड द प्लेन आ रहा है। यहाँ पे जो टॉर्क आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इनसाइड द प्लेन, और यहाँ पे जो टॉर्क आएगा mg की वजह से, देखिए r अगेन ऊपर और mg किस तरफ, नीचे की तरफ, है ना, r क्रॉस mg यानी कि बाहर की तरफ, बाहर की तरफ यानी कि डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहाँ पे टॉर्क बाहर की तरफ और यहाँ पे टॉर्क अंदर की तरफ। तो एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी एक पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई भी एक नेगेटिव ले सकते हैं। ट्रेडिशनल साइन कन्वेंशन से जाएंगे तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो, है ना। क्यों हम लोगों ने नेट टॉर्क 0 किया, क्योंकि वहाँ पे, है ना, सिर्फ और सिर्फ नेट फोर्स यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती थी, वहाँ पे एक वेरिएबल रह जाएगा। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अ पुली हैविंग रेडियस r एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट्स एक्सिस इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ये पुली है, ये इस इंक्लाइन प्लेन के टॉप पे फिक्स्ड है। इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है ना, और इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा है, शोन इन फिगर। स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द पुली, इस पुली से
रस्सी को रैप कर दिया गया है एंड इट इज फ्री एंड इट्स फ्री एंड इज सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ मास m विच कैन स्लाइड ऑन द प्लेन। इसका जो रस्सी का फ्री एंड है वो एक मास m से अटैच्ड है, मास m से अटैच्ड है और ये मास जो है ये फ्रीली ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है। ठीक, इनिशियली द पुली इज रोटेटिंग एट स्पीड ओमेगा नॉट। इनिशियल कंडीशन में, शुरू में पुली जो है वो ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही थी इन अ डायरेक्शन सच दैट ब्लॉक स्लाइड्स अप द प्लेन। किस तरफ? ऊपर की तरफ। लेटस से कि v वेलोसिटी से ये स्लाइड कर रहा था। कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक बिफोर स्टॉपिंग, है ना। क्वेश्चन को पहले हम आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे कि कैलकुलेट डिस्टेंस। तो अब रुकने से पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक, कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा था, ऑब्वियस सी बात है कि ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है और वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है कि ये ब्लॉक जो है इनिशियल कंडीशन में ऊपर जा रहा था। तो अब ये रुकेगा क्यों? सबसे पहली बात तो ये, तो कोई भी चीज़ तब रुकती है जब उस पर फोर्स जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा लगता है ना। जैसे इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा और नीचे की तरफ mg लगेगा, mg साइन थीटा, है ना। और इसका कॉस कंपोनेंट इधर होगा, mg कॉस थीटा। समझ में आ रही है बात? नीचे की तरफ mg, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, है ना। mg cos थीटा, mg sin, नीचे की तरफ mg sin थीटा और ऊपर टेंशन। इसका मतलब इसका फोर्स जो है वो डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है, mg sin थीटा ज़्यादा है। ठीक, ओके। यानी कि इस ब्लॉक का रिटार्डेशन हो रहा है और रिटार्डेशन होने की वजह से ये आगे जाके रुक जाएगा। ठीक, तो ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा? तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है 0। अगर हम इसका रिटार्डेशन एक्सेलरेशन निकाल लें तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, v² - u² इज इक्वल टू 2as, जिसमें v² 0 है तो u² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2as। एक्सेलरेशन क्योंकि नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन हो रहा है तो u² इज इक्वल टू 2as। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन जो इसका रिटार्डेशन है वो कितना रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर है बात? चलिए ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसका हमें पता है ना कि इनिशियल ओमेगा नॉट से जा रहा है ये, फाइनली रुक गई है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो इस पे हम क्या लिखेंगे कि नेट टॉर्क, है ना, नेट टॉर्क जो भी पुली पर नेट टॉर्क लग रहा है, नेट टॉर्क ऑन पुली, है ना। जैसे नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगा? I इंटू अल्फा। यानी कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन इस पुली का निकाल लेंगे कि पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। अब नेट टॉर्क, इस पे नेट टॉर्क कौन सा लग रहा है? तो इस पुली पे टेंशन लग रहा है नीचे की तरफ। अब ये जो टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है यही क्या करेगा? इस पुली को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि पुली जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, घूम रही है, और जो टेंशन है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये इसको रोकेगा। तो इस टेंशन की वजह से, है ना, जो टॉर्क आएगा दैट इज आर, जो इस पुली का रेडियस है, आर इंटू टेंशन, दिस इज इक्वल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ये क्या है? पुली है, तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है कि आई है इंटू अल्फा। ठीक, यहाँ से हमें अल्फा पता चल जाएगा। अब अल्फा जो है अगर हम ध्यान दें तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, यहाँ पे रोल हो रही है पुली, प्योरली रोल हो रही है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। यानी कि एक्सेलरेशन जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू आर। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन होगा, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, तो दैट रिटार्डेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? a बाई आर। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका, किस तरफ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इसका रिटार्डेशन होगा उसी डायरेक्शन में इस ब्लॉक का भी रिटार्डेशन होगा, है ना। क्योंकि पुली का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अब ऊपर पॉइंट, और इस ब्लॉक का ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या है? सेम एक्सेलरेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि रस्सी में तो स्लैक होना ही नहीं चाहिए कहीं पे भी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि r इंटू टी
इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा की वैल्यू हो जाएगी a/r। ठीक ठीक, तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन इसके लिए लिखते हैं कि ब्लॉक जो है उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, नेट फोर्स नीचे की तरफ ज़्यादा है तो mg साइन थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है ना। तो mg साइन थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से टेंशन की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो mg साइन थीटा माइनस टेंशन की वैल्यू क्या है, आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी mg आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन आई प्लस, है ना, एम आर स्क्वायर, आई प्लस एम आर स्क्वायर। क्या किया हम लोगों ने, एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व कर दिया। तो ये एक्सेलरेशन आ गया अब हमारा। इस एक्सेलरेशन को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, एंड दिस इज इक्वेशन 3। ठीक, तो इक्वेशन 3 में हम पुट कर देंगे। तो पुट इक्वेशन 3 इन 1 क्या मिलेगा, s डिस्टेंस कवर्ड विल बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना। तो यू स्क्वायर, यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा इंटू आर, यानी कि ओमेगा नॉट इंटू आर स्क्वायर, है ना। यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ कि u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू आर, जो इनिशियल एंगुलर एक्स वेलोसिटी है। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने निकाला कि दैट इज इक्वल टू mg आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस मूव्ड बाय जो ब्लॉक है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ओके, समझ में आया हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग को बेसिकली एक्सेलरेशन, इस तरह के प्रॉब्लम हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में भी किए हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या ब्लॉक जो है वो आगे जाके, आवाज़ बहुत स्लो है, चल आवाज़ मैं इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ी, जस्ट अ सेकेंड। हेलो 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 हेलो, हाँ, आई थिंक आवाज़ थोड़ी इंक्रीज हुई होगी। क्लियर है, एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए आप लोग कि आवाज़ अब क्लियर है। प्रिया, आवाज़ क्लियर आ रही है। मुकेश, आपको क्लियरली मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक। मुकेश, समझ में नहीं आया। देखिए इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई, देखिए मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, है ना, कि बेसिकली हमें करना क्या था। डाउट कहाँ हुआ होगा आपको कि ये ब्लॉक आगे जाके रुकेगा क्यों, है ना, ये ब्लॉक आगे जाके रुकेगा क्यों। ये इसलिए रुकेगा क्योंकि पुली इनिशियली किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ना। लेकिन पुली पे जो फोर्स लग रहा है, पुली पे जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ये टेंशन लग रहा है, ये उसको उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है ना। इट्स जस्ट लाइक कि एक ब्लॉक है, उसको हमने पुश कर दिया है आगे की तरफ, है ना। ब्लॉक रखा जमीन पे और उसको हल्की सी शुरू में इनिशियल वेलोसिटी दे दी, अब वो आगे जाएगा, बट फ्रिक्शन फोर्स उस पर पीछे की तरफ लगेगा कंटिन्यूसली, तो उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो क्या होगा, रुक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का काम कौन कर रहा है, ये जो टेंशन उस पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो काम टेंशन कर रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन का काम। तो ये टेंशन उस पुली को जो रोटेट हो रही है उसको उसकी वेलोसिटी कम करते 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 जीरो कर देगा। जीरो करने के बाद ये फिर किस तरफ घुमाने लगेगा, अपनी तरफ घुमाने लगेगा। तो जब जीरो होगा उस इंस्टेंट पे पूछा है कि कितना डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। समझ में आई बात। तो बेसिकली हमने किया क्या कि जो इस पुली का रिटार्डेशन था वो हमने फाइंड किया, और पुली का जो रिटार्डेशन है वही रिटार्डेशन ब्लॉक का भी होगा, है ना। जो पुली का रिटार्डेशन है वही रिटार्डेशन ब्लॉक का भी होगा, क्योंकि पुली का जो अपर पॉइंट है जिससे
वो रोटेट कर रही होगी वो अल्फा होगा, और उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा दैट लीनियर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो यहाँ से हम लोगों ने ये रिटार्डेशन एक्सेलरेशन हमें जो है वो रिटार्डेशन के फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर है? फिर हम लोगों ने बेसिक जो एनएलएम में इक्वेशन लिखते थे वो इक्वेशन यहाँ पे भी लिखी है, और हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया है। इस इक्वेशन में प्रॉब्लम ये थी कि जो टेंशन था है ना वो अननोन था, तो हमने टेंशन यहाँ से फाइंड कर लिया पहले पुली से। R क्रॉस F इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जस्ट लाइक फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। बोलिए समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि समझ में आया होगा क्वेश्चन को, है ना। एक बार आप रिपीट भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा स्टेप वाइज, तो आई थिंक कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे वहाँ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती थी कि कोई भी बॉडी अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाती थी, उसी तरीके से यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि कोई भी बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है ना, और वो रोटेट कर रहा है, और वो रोटेट कर रहा है ना। लेट अस से कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ जो मास था उसकी जगह यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, और जो वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी थी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस बॉडी का जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है ना, और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिस भी इंस्टेंट पे हमें एनर्जी फाइंड करना है उस इंस्टेंट पे जो भी एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो एंगुलर वेलोसिटी है ये। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, कोई भी बॉडी है रोटेट कर रही है तो उसकी ये, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, अगर मैं रॉड की बात करूं कि रॉड है वो अपने एक एंड जो है उसके अबाउट रोटेट कर रहा है कि यहाँ पे जो एंड है ये एंड हिंज हो गया है और ये एक एक्सिस है इसके अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रहा है ना, इस तरीके से रोटेट कर रहा है ऐसे। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? हाफ इंटू आई। आई कितना होता है इसके लिए? ml स्क्वायर बाई 3 है ना, मास m है और लेंथ l है। ठीक, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू जिस भी इंस्टेंट पे पूछा गया, लेट अस से कि उस इंस्टेंट पे अगर इसकी वेलोसिटी ओमेगा है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और वो रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है टोटल एनर्जी व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग। ठीक, रोटेट कर रहा है अगर कोई बॉडी किसी भी पोजीशन पे तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। ठीक, अब देखिए, अब लेट अस से कि कोई बॉडी है लाइक लेट अस से एग्जांपल ऑफ अर्थ, हम लोग अर्थ का ही एग्जांपल अगर ले लें है ना, अर्थ का ही एग्जांपल ले लें तो टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी किससे मिलके बनेगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना। एक तो जो बॉडी आगे जा रही होगी उसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा होगा जिस वेलोसिटी से, है ना, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो रोटेट कर रहा होगा है ना, किसी एक, जैसे अर्थ है तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है और सन के अबाउट आगे भी जाती है ना, सन के अबाउट भी रोटेट कर रही है, तो उसके पास ट्रांसलेशन हो रहा है उसका, है ना, मूव कर रही है वो अपने फिक्स पोजीशन से आगे मूव कर रही है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और दूसरा कि वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी है ना, लेट अस से कि h हाइट ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है या अर्थ है तो अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं? g मास ऑफ अर्थ अपॉन r है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ। ठीक, अब अर्थ का किसी भी
ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्वियसली देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो उस ऑब्जेक्ट का सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है। एक सिंगल ऑब्जेक्ट का तो पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो उसका मास भी आना चाहिए, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो सन भी हो सकता है, कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv², प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½I⍵², है ना। ये उसकी टोटल एनर्जी है, अर्थ की टोटल एनर्जी है। और अगर ये एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हो रही है ना, ये एनर्जी कंजर्व है, तो ये किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे, है ना, किसी भी टाइम पे अगर हम उसकी एनर्जी लिखते हैं तो वो एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, है ना, वो एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्लियर है? तब टोटल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। ठीक, ये सारी चीज़ें मिला के क्या बन जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, मुकेश का डाउट है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जैसे वेलोसिटी होता है जिससे ऑब्जेक्ट आगे मूव करता है ना। एंगुलर वेलोसिटी बताता है कि जैसे लेट अस से कि ये मेरा फ़ोन है ना, ये एक यहाँ से मैं एक्सिस पास करा देता हूँ, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ऐसे ऐसे घुमाता हूँ मैं, या फिर इसको ऐसे रख के घुमाता हूँ, प्रोवाइडेड कि मेरा फ़ोन गिर ना जाए, है ना, अगर इसको मैं इस तरीके से रोटेट करता हूँ तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट करा, यानी कि कितना थीटा। अब लेट अस से कि मैं एक बार इसको पूरा रोटेट कर देता हूँ, तो 360 डिग्री इसने एंगल कवर कर लिया, 360 डिग्री। और कितना टाइम लिया? 1 सेकंड मान लो लिया है 360 डिग्री में, तो 360 डिग्री अपॉन 1 सेकंड, ये क्या हो गया? इसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया। जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो वेलोसिटी होता था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिसका भी प्रीवियस लेक्चर अगर छूट गया हो तो वो लेक्चर आप लोग जाके एक बार देख लें, है ना, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस हिंज्ड एट पॉइंट h, है ना। कुछ आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट देता हूँ, खुद से ट्राई कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। क्या है? यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस हिंज्ड एट पॉइंट h। ये पॉइंट h है और इसके अबाउट रोटेट कर सकता है ये रॉड। ठीक, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड फ्रॉम इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, इसको छोड़ेंगे जैसे ही, इस पोजीशन में हेल्ड है, इसको जैसे ही छोड़ेंगे ये नीचे आ जाएगा, फाइनली जो है ये नीचे आ जाएगा, इस लोकेशन में आके लॉक, है ना, फाइनली रुक जाएगा ये, मतलब ऑस्किलेट करेगा, ऑस्किलेट करके फाइनली ये इस पोजीशन में रुक जाएगा। इनिशियली हॉरिजॉन्टल था और फाइनली फिर वर्टिकल हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, अब पहला क्वेश्चन है कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड, है ना, जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज। तो देखिए इस पे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। तो ये रॉड है, इस रॉड पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? तो एक तो जो ये हिंज है ना, यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स, मतलब इस रॉड को पकड़ने के लिए, है ना, ये हिंज फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, और एक इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन पैरेलल टू रॉड। दो रिएक्शन फोर्स तो हमें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब ये मान लो नीचे आ जाएगा, है ना, इस तरीके से, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ तो लग ही रहा होगा, प्लस इस पोजीशन में ये फिक्स है ना, तो रोटेट करते वक्त इधर भी थोड़ा सा धक्का देगा लेफ्ट साइड में, तो उसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड में एक नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए। ये दोनों क्या है? रिएक्शन फोर्सेस है, कहीं भी हिंज्ड है तो एटलीस्ट दो रिएक्शन फोर्सेस तो लगेंगे ही लगेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो दो रिएक्शन फोर्सेस आ गए। यहाँ पे अगर इस मिड पॉइंट की बात करूं मैं, यहाँ पे मिड पॉइंट से नीचे की तरफ mg भी लगेगा, इस रॉड का जो मास है, इनटू
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, mg फोर्स लग गया तो नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, आई अल्फा। नेट टॉर्क पहला क्वेश्चन है ना, टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों को अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी, नेट टॉर्क आर क्रॉस एफ। अब देखिए इस पॉइंट के अबाउट हम लोग है ना टॉर्क लिखेंगे तो एन परपेंडिकुलर और एन पैरेलल की वजह से टॉर्क जीरो आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ जाएगा, mg की वजह से, यानी कि L/2 इंटू एम जी इज इक्वल्स टू आई अल्फा डिवाइडेड बाई आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इसका, तो एक पर्टिकुलर एक्सिस की अगर हम लोग बात करें है ना, तो हमने निकाला था कि ml²/3 होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ml²/3। ठीक, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, दूसरा क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन टेंजेंशियल ऑफ पॉइंट ए एट दिस मोमेंट, है ना, तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, अल्फा अभी हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, तो दिस अल्फा इंटू आर, आर क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है कैलकुलेट नेट हिंज फोर्स एक्टिंग एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, है ना, तो नेट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कि इस मोमेंट पे जब ये रॉड इस तरीके से है तो नेट फोर्स बैलेंस करेंगे, है ना, नेट फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये एन परपेंडिकुलर और mg जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, तो एन परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg के बराबर, और एन पैरेलल जो है उसको बैलेंस के लिए कोई फोर्स ही नहीं है ना, यानी कि एन पैरेलल जो है वो इस वक्त क्या होगा, जीरो हो जाएगा, एन पैरेलल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इस मोमेंट पे जब ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये एट दिस मोमेंट ये है ना, तो इस मोमेंट पे यानी कि इस मोमेंट पे अगर हम लोग बात करें तो पैरेलल वाला जीरो हो जाएगा और एन परपेंडिकुलर mg के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात। जैसे ही रॉड थोड़ा सा एंगल पकड़ेगा है ना, यानी कि जब से ही इंक्लाइंड होगा तो उस केस में mg इधर आ जाएगा, है ना, तो एक mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, mg जो भी एंगल यहाँ पे बना है, ये एंगल लेटर से थीटा बना है तो ये एंगल भी थीटा, तो mg cos थीटा, और इस तरफ आ जाएगा mg sin थीटा, है ना, डिपेंडिंग ऑन द एंगल। तो उस केस में n पैरेलल की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि n पैरेलल उस वक्त किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। क्लियर हो रही है बात। और उसको बैलेंस करने के लिए है ना, mg cos थीटा को बैलेंस करने के लिए n पैरेलल को लगना पड़ेगा, और n पैरेलल बिल्कुल उसके ऑपोजिट लगेगा ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक, फोर्थ है फाइंड अल्फा एंड ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, तो रॉड जब वर्टिकल हो जाएगा है ना, उस वक्त पे अल्फा और ओमेगा बताना है हम लोगों को, तो हम लोग पहले अल्फा ओमेगा बता लेंगे, और ओमेगा बता लेंगे तो वहाँ से अल्फा भी आ जाएगा, या फिर अल्फा बताते हैं पहले, अल्फा बता लेंगे तो ओमेगा भी आ जाएगा, कैसे भी जा सकते हैं हम लोग। ठीक, देखिए तो इस रॉड पे है ना क्या करेंगे हम, एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। इनिशियल पोजीशन में इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है और फाइनल पोजीशन में एंगुलर मोमेंटम कितना है, अच्छा सॉरी एंगुलर मोमेंटम बोल रहा हूँ, एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हम लोग कंजर्व नहीं कर सकते। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने, कि नेट जो है हमारा टॉर्क जीरो होना चाहिए। हाँ, एंगुलर मोमेंटम तो यहाँ है, तो एंगुलर मोमेंटम नहीं, अभी हम लोग एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन पढ़ेंगे, एनर्जी को हम लोग बैलेंस कर लेंगे, है ना, कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एनर्जी कितनी है इसकी और फाइनल पोजीशन में एनर्जी कितनी है, दोनों की एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। ठीक, चलिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए इनिशियली जब यहाँ पे इस फॉर्म में है ना, तो इसकी एनर्जी कौन सी एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पे रॉड जब फाइनल आ जाएगा यहाँ पे है ना, तो मान लेते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इससे पासिंग थ्रू एक पॉइंट ले लेते, लाइन ले लेते हैं, और इस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो मान लेते हैं, यानी कि फाइनल पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इनिशियल पोजीशन में कितना ऊपर है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे कितना ऊपर है, तो L/2 ऊपर है
है ना, L/2 ऊपर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी L/2 जितना भी ऊपर है उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि इनिशियल टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, है ना। दोनों एनर्जी हम लोग कंजर्व करेंगे। इनिशियल इसके पास कौन कौन सी एनर्जी रहेगी, तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो इसके पास खुद के पास वेलोसिटी जीरो रहेगा, क्योंकि जस्ट रिलीज किया गया, रिलीज किएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर से, है ना। तो यानी कि जब इसको रिलीज करेंगे, है ना, रिलीज करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है इसके पास, यानी कि इनिशियल क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। और फाइनली जब ये यहाँ पे आएगा, है ना, तो इसके पास अपना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा प्लस इसके पास अपना काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ठीक। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना है, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी सॉरी इंटू एच कितना हो जाएगा, mg/2 हो जाएगा। क्लियर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना बताया हमने, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ इंटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, इसके अबाउट कितना होगा ml²/3 इंटू ओमेगा, जो हमें फाइंड करना है कि इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि ओमेगा वेलोसिटी से होगा तो उस पे ओमेगा रख दिया हम लोगों ने। क्लियर है बात, ठीक। अब ये कौन सी एनर्जी है, ये रोटेशनल एनर्जी है प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी, तो हाफ इंटू मास m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, जो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे, क्योंकि इसके पास ट्रांसलेशनल इधर भी तो जा रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है ना। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट या किसी एक एक्सिस के अबाउट सिर्फ वो रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास हमारा मूव नहीं कर रहा है, तब तो सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। लेकिन सेंटर ऑफ मास भी अगर मूव कर रहा है तो वहां पे ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, तो इसलिए ट्रांसलेशनल भी आ जाएगी इंटू स्क्वायर। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगेन क्या होगा, ओमेगा इंटू आर। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा उस इंस्टेंट पे इंटू आर कितना है, L/2, है ना। फाइनल के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसका जो भी हमने ओमेगा माना है, यानी कि VCM की वजह क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू आर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से हम ओमेगा निकाल लेंगे, समझ में आया कि इस इंस्टेंट पे हमने ओमेगा निकाल लिया इसका कि ओमेगा क्या होगा। फाइन, अब ओमेगा आ चुका है तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है ना, जिसमें ये ओमेगा स्क्वायर आर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सेंट्रीपिटल, है ना। तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल लेंगे और वहां से अल्फा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। क्लियर है। तो ठीक, ट्राई कीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नहीं आए तो डिस्कस कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ट्राई कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड हिंज फोर्स व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। जब रॉड वर्टिकल हो जाएगा तो हिंज फोर्स कैलकुलेट करना है। तो उस केस में हिंज फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, इस तरफ, उस केस में भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर तो बैलेंस करना नहीं है। तो N1 N परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ, दोनों की वजह से टॉर्क जीरो कर दो और नेट फोर्स जीरो कर दो तो हिंज फोर्स निकल आएगा। क्लियर है ना। चलिए ठीक, या फिर और एक्सेलरेशन, है ना, a इज इक्वल टू अल्फा आर, हमसे पूछा गया है कि अल्फा क्या होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हमें पता है a/r हो जाएगा। और ये एक्सेलरेशन हमें कहाँ से मिलेगा या फिर अल्फा कहाँ से मिलेगा, तो नेट टॉर्क हम उस वाले केस में भी क्या कर सकते हैं कि टॉ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा। नेट टॉर्क जो भी लग रहा है इन वर्टिकल, है ना,
वर्टिकल सिचुएशन में जो भी नेट टॉर्क लग रहा है उसको आई अल्फा के बराबर कर लो, तो वहां से हमें हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए ट्राई कीजिएगा आप लोग खुद से, है ना। नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम की तरफ। समझ में आ रही है चीजें? एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम देखिए होता क्या है, जैसे मोमेंटम जो था, मोमेंटम p की वैल्यू हम बोलते थे m इंटू वी, है ना। और ये क्या था, ये एक वेक्टर फॉर्म था, वेक्टर क्वांटिटी था। p इज इक्वल टू, है ना, एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम p वाज इक्वल टू m इंटू वी, जहाँ पे v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। ठीक, एंगुलर मोमेंटम कब लिखते हैं, जब कोई बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उसका हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। जैसे मोमेंटम इंस्टेंटेनियस होता था कि किसी भी इंस्टेंट पे इसका मोमेंटम कितना है, वैसे ही किसी भी इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का कितना होगा वो लिख सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है कि किसी एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट करना चाहिए, है ना। तो लेट अस से कि हमारा ओरिजिन है और ओरिजिन के अबाउट एक पॉइंट P है, ये P पॉइंट, है ना, आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो इसकी एक v वेलोसिटी से मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से जा रहा है और ये पोजीशन वेक्टर जो है इसका r है। तो इस v को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ, लेट अस से कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा आएगा, ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो इधर आ जाएगा v cos थीटा एंड इधर आ जाएगा v sin थीटा, यानी कि P पार्टिकल जो है इस R के परपेंडिकुलर इस तरीके से v sin थीटा में जाएगा। तो इस इंस्टेंट पे, है ना, हम इसका एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं और एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू L, रिप्रेजेंट किया जाता है L से, और दैट इज इक्वल टू R क्रॉस P, जहाँ पे R और P दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, R क्या है, पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, और P उसका लीनियर मोमेंटम है ना, P क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो L इज इक्वल टू R क्रॉस P लिखा हमने, जहाँ पे R पोजीशन वेक्टर है और P क्या है, लीनियर मोमेंटम है उसका। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू R इंटू P इंटू साइन थीटा, है ना, R इंटू P इंटू साइन थीटा, जहाँ पे L को लिख सकते हैं कि R इंटू P साइन थीटा। अब देखो P साइन थीटा यानी कि P कॉस थीटा इधर हो जाएगा, M इंटू वी, P इसका इधर आ जाएगा और एक P cos थीटा इधर आ जाएगा और P sin थीटा इधर आ जाएगा, यानी कि P sin थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा, किसके परपेंडिकुलर, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, है ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, दिस इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ठीक, और ये लिख रहे हैं, मतलब ये क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन वाइज R क्रॉस P करेंगे हम लोग, तो R ऊपर की तरफ और P जो मोमेंटम है वो आगे की तरफ, यानी कि इनसाइड द प्लेन आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इनसाइड द प्लेन आ जाएगा। क्लियर हुआ? एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से लिखते हैं, है ना, R क्रॉस P, हमेशा इसी तरीके से लिखा जाएगा, R क्रॉस P, जहाँ पे अब जैसे ये तो डिस्क्रीट पार्टिकल है ना, डिस्क्रीट पार्टिकल है, तो उसके लिए हम आसानी से लिख देते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो उस मोमेंटम होगा m इंटू वी होगा और उसका पोजीशन वेक्टर है। लेकिन कोई कंटिन्यूस बॉडी है, लाइक एक स्फेयर है या फिर एक रॉड है या एक डिस्क है, तो वो रोटेट जो करेगी, है ना, तो वो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, है ना, वहाँ से पोजीशन वेक्टर किसका, P का पोजीशन वेक्टर, है ना। जैसे मैं बात करूँ कि डिस्क है, तो डिस्क अगर इस पॉइंट के इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा, ये P किसका आएगा, हमेशा सेंटर ऑफ मास का, मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का आएगा। तो सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं कि ये तो जा ही नहीं रहा है, कहीं पे भाग ही नहीं रहा है, सेंटर ऑफ मास तो यहीं रुका हुआ है, इसके अबाउट ये डिस्क रोटेट करी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस केस में क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से अगर एक मतलब
जस्ट अर्थ का ही एग्जांपल ले ले कि ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अर्थ अगर इस तरीके से रोटेट करती है तो बिल्कुल इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, है ना, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा और दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे क्या लिखा हमने, r इंटू पी परपेंडिकुलर, है ना, तो यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर जो r होगा इंटू p, जैसे ये अर्थ जो है वो किसी इंस्टेंट पे इधर जाएगी तो इसका मोमेंटम भी इधर ही होगा, है ना, p इज इक्वल टू एम वी, तो ये p परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पोजीशन वेक्टर के, तो r इंटू पी परपेंडिकुलर। तो देखो ये अल्टीमेटली आएगा क्या कि r इंटू पी परपेंडिकुलर इज व्हाट, m इंटू वी, है ना, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, दोनों को r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, तो l इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर, है ना, ये v है, v बाई आर, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो v बाई आर, जो यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, इसका सिर्फ नोशन हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में है, तो ये इनसाइड द प्लेन हो सकता है या आउटसाइड द प्लेन हो सकता है, तो उसका डायरेक्शन हमें अलग से यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख के अलग से डायरेक्शन एन कैप या किसी भी यूनिट वेक्टर से हम दे सकते हैं, उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ये इनसाइड द प्लेन है या फिर आउटसाइड द प्लेन है। तो एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर, है ना, तो जिसको ये देखिए एम आर स्क्वायर जो क्वांटिटी है, ठीक, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है इस एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रहा है कोई भी पार्टिकल, और v बाई आर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, और ये बिल्कुल सिमिलर है p की तरह, जैसे p इक्वल टू होता था m इंटू वी, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा, ठीक। एंगुलर मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, उसके लिए r क्रॉस p है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन देखेंगे उसका। एंगुलर मोमेंटम की अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो इट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो देखिए क्या क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक, एक पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है एट एन एंगल थीटा, जैसे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, इससे एक पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया गया है एट एन एंगल थीटा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा और आगे जाके फिर प्रोजेक्टाइल की तरह गिर जाएगा, ठीक। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक। फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट्स स्टार्ट्स इट्स मोशन। पहला है कि जब वो मोशन स्टार्ट करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम, है ना, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हम ये ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ पे है, तो पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इट जस्ट स्टार्ट्स मोमेंटम, मोशन में एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, है ना, तो जब स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट करते ही उसका पोजीशन वेक्टर तो जीरो होगा, है ना, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ। अब सेकंड क्वेश्चन, जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, है ना, वही वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे रहती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, तो यू कॉस थीटा वही फाइनल यू कॉस थीटा रहेगी। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जिसको हमने क्या लिखा, आर इंटू पी परपेंडिकुलर, है ना, आर इंटू पी परपेंडिकुलर, तो आर, अब यहाँ पे ये आर है, यहाँ से लेके ये आर है, इंटू पी हमें इसके परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर हम ये वाला ले लें यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन वेक्टर, और पी हम ये वाला ले लें, ये भी क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी हो जाएगा, है ना। दिख रही है बात कि ये पोजीशन हम लोग यहाँ से ले लें,
पोजीशन वेक्टर, और P इसके परपेंडिकुलर ये वाला ले लें जो उसका ओरिजिनल है। ठीक, आप ये वाला भी ले सकते हैं, ये भी लेंगे, आप फाइनली देखेंगे कि आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम ये वाला ले लेते हैं। ये वाला क्या है, इसका मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये r हो जाएगा, इंटू P परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू m इंटू यू कॉस थीटा। तो ये है ना एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक, r क्रॉस p, r इंटू पी परपेंडिकुलर, जिसमें हमें या तो p परपेंडिकुलर ले लेना है, p परपेंडिकुलर यानी कि ये, या फिर r ही परपेंडिकुलर ले लेते हैं, क्योंकि आर पी साइन थीटा आएगा, है ना। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, आर पी साइन थीटा। तो इस साइन थीटा को या तो p के साथ रख दो या फिर r के साथ रख दो। r साइन थीटा भी लिख सकते हैं या फिर p साइन थीटा भी रख सकते हैं, किसी भी एक के साथ रख लेते हैं हम। क्लियर भी बात। तो हमने r साइन थीटा इंटू p कर दिया है यहाँ पे, तो r साइन थीटा ये आ जाएगा हमारा, ये r है, ये नीचे वाला r cos थीटा, ऊपर वाला r sin थीटा, तो जो कि इसके बराबर होगा मैक्सिमम हाइट के। थर्ड क्वेश्चन, इट जस्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उस मोमेंट पे ये इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, है ना। जितना ऊपर है उतना ही नीचे की तरफ होगा, और जितना एंगल ऊपर बनाना था अब उतना ही एंगल नीचे बनाएगा ये, है ना। प्रोजेक्टाइल में तो यही होता है, जितने एंगल से फेंका जाए उतने ही एंगल पे फाइनली जाके गिरता है, और एंगल जितना ऊपर बन रहा होता है उतना ही अब नीचे बन जाता है ना। तो उस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा कि हमें अगेन क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r इंटू पी परपेंडिकुलर। तो उस केस में r क्या हो जाएगा, जो रेंज है इस प्रोजेक्टाइल का वो हमारा r की तरह पोजीशन वेक्टर की तरह काम करेगा, और मोमेंटम ये वाला हो जाएगा p परपेंडिकुलर, है ना। तो यानी कि ये u है तो u साइन थीटा आ जाएगा इधर। तो क्या लिखेंगे हम, r की जगह रेंज लिखेंगे, रेंज इज u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये रेंज हो जाएगा, और p परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी m इंटू यू, है ना, जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है उसी वेलोसिटी से गिरता है, इंटू साइन थीटा। दिस इज वैल्यू ऑफ p परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ कि इस तरीके से हम लोग एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग SHM को शुरू करेंगे, है ना। SHM क्या है, बेसिक अगर हम लोग बात करें तो इट्स अ पीरियोडिक मोशन, है ना, और मतलब पीरियोडिक मोशन का ही एक टाइप है ना। सारे पीरियोडिक मोशन SHM नहीं हो सकते हैं, है ना, बट सारे SHM जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन होने चाहिए, है ना। बट सारे पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है कि SHM हो, उसके लिए कंडीशन है। और क्या कंडीशन है, कब हम कहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, कब हम कहेंगे कि नॉर्मल पीरियोडिक मोशन हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ओके देन। एनी अदर डाउट्स, किसी को किसी पोर्शन में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर आपको शुरू में कहीं प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स पढ़ने में, तो सबसे पहले तो आपको वेक्टर पढ़ना चाहिए, है ना। आपको L1 एस्पायर ऐप पे वेक्टर मिल जाएगा, या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप किसी भी एक अच्छे टीचर के वीडियोस को देख सकते हैं वहाँ पे, है ना। वेक्टर देखिए, वेक्टर देखने के बाद काइनेमेटिक्स के कुछ लेक्चर्स देखिए, ठीक है। काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स देख के बेसिक HC वर्मा के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, शुरू के 5 प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज में वो सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए, ओके देन, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।